आप सभी का स्वागत है जनता का आईना में। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं, साहिर रज़ा, जो बॉलीवुड हाय। इंडस्ट्री के एक मशहूर फिल्म डायरेक्टर हैं, जिनकी हाल ही में एक वेब सीरीज आ रही है, दी मैरिड वुमन, जो कि मंजू कपूर की नॉवेल पे आधारित है, दी मैरिड वुमन। और जो ऑल्ट बालाजी पे 8 मार्च को रिलीज होगी, एंड 8 मार्च को शायद विमेंस डे भी है। एंड यस। बात करते हैं साहिर से। हाय साहिर, हाउ आर यू? हाय। गुड गुड गुड, हाउ आर यू? आपकी आई गेस पहली भी काफी आई है वेब सीरीज। पहली आई थी आपके साथ आयशा, आई गेस, आई एम नॉट रॉन्ग। जी 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 जी। देन यू फर्स्ट वाज। फर्स्ट वन वाज, एंड उसको मियामी फिल्म या। फेस्ट में अवार्ड मिला था। जी जी, it was well appreciated for a first web series. Yes. um, एंड देन यू मेड हम तुम और देम, एंड देन यू मेड so पहले मैंने आयशा पे काम किया था, उसके बाद आयशा के 2 सीजन थे जिन पे मैंने काम किया। उसके बाद मेरी अगली वेब सीरीज वूट के साथ थी, कॉल्ड इलीगल, जो रिलीज होने में थोड़ी देर हुई बिकॉज वूट अपना प्लेटफॉर्म बदल रहा था, आई थिंक ऐप रिक्रिएट कर रहा था, और दे टुक देयर टाइम। उसके बाद मैंने हम तुम इन देम शूट किया ऑल्ट बालाजी के लिए, एंड अब द मैरिड वुमन इज अबाउट टू कम आउट, सो यप। फोर डन। इलीगल वाज आई गेस वेरी वेल एक्लेम्ड, इसको काफी ज्यादा तारीफ हुई थी इलीगल के ऊपर। इलीगल वॉज ऑल्सो वेल अप्रिशिएटेड, यस। जिस समय हमने इलीगल बनाना शुरू किया था, एक्चुअली लीगल ड्रामास नहीं थे कुछ खास वेब स्पेस पे, बट बाय द टाइम इट रिलीज देयर वर अ कपल दैट हैड कम आउट, तो उसका कंपैरिजन भी हो पाया उनसे। और क्योंकि इलीगल में लीगल ड्रामा को लीगल वर्ल्ड में काफी हद तक रखा गया था, तो आई थिंक उसे अप्रिसिएशन एट दैट लेवल मिला। प्लस it was a masala web series in many ways, so people enjoyed it, thankfully. आई एंजॉयड इट, बाय द वे। Good good good, that's wonderful. अभी आपकी जो आ रही है, दी मैरिड वुमन सीरीज, 8 मार्च को ऑन ऑल्ट जी बालाजी, जी। उसके बारे में आप कुछ बता पाए थोड़ा बहुत? ओके, सो जैसे आपने शुरू में ही कहा, द मैरिड वुमन, अ मैरिड वुमन किताब पे मंजू कपूर जी की बेस्ड है। इसको लिखा है जया मिश्रा और सुरभि सरल ने। अपर्णा नाडिग ने हमारी डायलॉग्स में मदद की थी अलोंग साइड देम। मेरे लीड एक्टर्स इसमें रिद्धि डोगरा, मोनिका डोगरा, इमाद शाह और सुहास आहूजा हैं। ऑल फोर फैंटास्टिक एक्टर्स। उनके साथ एक बहुत ही खूबसूरत सपोर्टिंग कास्ट भी है। नादिरा बब्बर जी इज इन आवर शो, द थिएटर पर्सनालिटी। राहुल वोरा ऑल्सो थिएटर एंड फिल्म्स एंड web series is also there. Then a lot of other small roles have been played by wonderful people. तो इसको इन जनरल शूट करने में बहुत मजा आया। मेरा क्रू भी इस सीरीज के लिए एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग था। समर खान ने इसे प्रोड्यूस किया है जगरनॉट प्रोडक्शंस के लिए। एंड जो स्टोरी अपने आप में थी वो हम सबको बहुत पसंद थी, तो इस शो को बहुत बहुत प्यार से बनाया गया है। यू ट्राई to make everything with a lot of love, but the married woman is special because it has a lot more to say. हम तुम एंड देम एक लव स्टोरी थी, इलीगल एक दुनिया के अंदर, लीगल दुनिया के अंदर रहकर कई चीजें कहने की कोशिश कर रहा था। आयशा साईफाई जोन में चीजें कहने की कोशिश कर रही थी एज अ वेब सीरीज। लेकिन मैरिड वुमन एक बहुत ही पर्सनल कहानी है, एक एक लड़की की जो एक और लड़की से मिलती है, और उनकी जर्नी दोनों की ग्रोथ की बहुत इंटरेस्टिंग है। एक कंजर्वेटिव बैकग्राउंड से आती है, एक प्रोग्रेसिव बैकग्राउंड से आती है, बट दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हुए ग्रो करते हैं वेब सीरीज में। सो आई थिंक इट्स अ वेरी स्पेशल सीरीज। एंड इवन दो अब 377 नहीं है, फिर हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपोज भी किया है एलजीबीटीक्यू मैरिज राइट्स को, Yep. तो एकदम पर्टिनेंट कहानी है। प्लस हम 1991 और 1992 में ये कहानी बता रहे हैं जब 377 था।
सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो इट इज वेरी पर्टिनेंट। तो बहुत दिल के पास की कहानी, बहुत मजा आया इसे बनाने में बेसिकली। गवर्नमेंट सेड कि ये अगेंस्ट द कल्चर है, लेट्स नॉट गो देयर। हम जी, इस सीरीज में हम कितने एपिसोड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितने एपिसोड्स आएंगे? तो इस सीरीज में टोटल 11 एपिसोड हैं। अच्छा। मेरे ख्याल से ऑन एवरेज आप 27 मिनट के एपिसोड्स देख रहे होंगे। और मेरी उम्मीद ये है कि आपको फील नहीं होगा कि आपने 27 मिनट का एपिसोड देखा है, लगेगा 15-20 मिनट की। तो या यू हैव ऑलमोस्ट 300, 350 मिनट का कंटेंट है टोटल। कैन विल देयर बी मल्टीपल सीजन, लाइक सीजन 2, सीजन 3, और जस्ट? सो सीजन्स का डिसीजन एक्चुअली ऑडियंस लेती है। 8 तारीख को वो शुरू हो जाएगा। आई थिंक पहले 2 हफ्तों के अंदर अंदर हमें पता चल जाएगा कि इस सीरीज की एक्सेप्टेंस कितनी और किस तरह की ऑडियंस से है। सो आई थिंक दैट डिसीजन वो प्लेटफॉर्म का डिसीजन होता है और वो ही लेंगे। बट अभी तक हमारा प्लेटफॉर्म बहुत सपोर्टिव रहा है और उन्होंने इस वेब सीरीज की बनने में और इस वेब सीरीज के रिलीज होने में बहुत इंटरेस्ट लिया है। तो I'm hoping that they continue to make more and more of such web series, which the जिनका डिजाइन सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, जिनका डिजाइन है कुछ बात भी सामने रखने का, कुछ सोशल पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर आवाज उठाने का। So I'm hoping this web series will be a trigger point where for our platform Alt, it provides confidence in such content, and for other platforms, it provides a new avenue to start making web series that are more than just entertainers. Yeah. You talking about the platform like OTT platform. अभी एकदम से जो इंडियन ऑडियंस का जो रुझान जो हुआ है टुवर्ड्स दी OTT प्लेटफॉर्म एंड वेब सीरीज, तो इसके पीछे हम क्या वजह बता सकते हैं? लाइक आफ्टर पैंडेमिक हुआ है या देयर इज सम अदर रीजन? तो मेरे ख्याल से 2 मेजर रीजन हैं। पैंडेमिक, यू आर राइट, हैज हैड एन इम्पैक्ट। हम सब अपने घरों में अटके थे। लॉकडाउन के दौरान हम सब ने घर में बैठे बैठे बहुत कुछ देखा, बिकॉज और बहुत सारी चीजें थी भी नहीं करने को। सिनेमा हॉल नहीं जा सकते, खाने के लिए बाहर नहीं जा सकते, घूमने पार्क में नहीं जा सकते, तो घर पे अटके हैं तो कुछ तो करेंगे। पर उससे ज्यादा आई थिंक अगर पैंडेमिक ना भी होता तो भी अगले 3 से 4 साल में मेरे ख्याल से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की पॉपुलैरिटी बढ़ती ही रहती। बिकॉज आप अपने टाइम पर अपने हिसाब से जिस तरह का कंटेंट आप देखना चाहें अपने डिवाइस पे, मम्मी पापा भैया दीदी के प्रेशर में ना आकर देख सकते हैं, राइट? यस, टेलीविजन में एक जरूर वो बात रही थी जिसमें पूरा खानदान शायद खाने की टेबल पे बैठकर टीवी देखता था, बट ये इंडिविजुअल फ्रीडम थोड़ा सा आपको चॉइस ज्यादा देता है, जहां पे आप बस अपना फोन उठाएं और जो आपको देखना है वो ही देखें, बाकी सारी चीजें आपको देखने की जरूरत नहीं। सो आई थिंक इन जनरल OTT platforms would have grown. They're also much cheaper to get compared to a film. In fact, एक महंगे मल्टीप्लेक्स से तो साल का ऑल्ट बालाजी का रेट कम है। आई थिंक ऑल्ट बालाजी का साल का 300 रुपए होता है। आप बड़े मल्टीप्लेक्स में जाएं तो फिल्म 700 रुपए, 1000 रुपए की भी होती है आजकल तो फैंसियर जगहों पे। सो दैट डिफरेंस वाज ऑलवेज गोइंग टू कम। OTT platforms were going to grow. मेरे ख्याल से फिल्म्स और वेब सीरीज के प्रोज एंड कॉन्स बहुत सिंपल सा डिफरेंस है मेरे ख्याल से। एक फिल्म्स में आपको 2 घंटे के अप्रोक्सीमेट ड्यूरेशन मिलता है। वो 2 घंटा 20 मिनट हो सकता है, 2 घंटा 30 मिनट हो सकता है, और उसमें आप अपनी कहानी बताने की कोशिश करते हैं। आपका कैरेक्टर एक जर्नी लेता है जिसका एक बहुत डिफाइंड कंक्लूजन होता है, किसी भी तरह का। आप हैप्पी एंडिंग बना सकते हैं, आप सैड एंडिंग बना सकते हैं, आप इनकंक्लूसिव बना सकते हैं, लेकिन आपके कैरेक्टर का एक आर्क होता है जो जर्नी खत्म करता है, अपने ऑब्स्टिकल्स को फेस करता है एंड दूसरी साइड पहुंच जाता है।
वेब सीरीज में एज अ फॉर्मेट आपका कैरेक्टर मेरे ख्याल से, बिकॉज आप कंटिन्यूस स्टोरी बता रहे हैं, बहुत लंबी बता रहे हैं, आपकी उम्मीद यह है कि एक और सीजन होगा, तो आपका कैरेक्टर आप अपने डीमंस से बैटल करता है और बहुत रेयरली जीतता है। वो डीमंस जीत जाते हैं और इसीलिए आप बार बार देखते हैं, क्योंकि उस जर्नी में जो एक बहुत ह्यूमन जर्नी है, टू फेल अगेन एंड अगेन एंड अगेन, उस जर्नी को देखने में लोग इन्वॉल्व होते हैं। क्यों ह्यूमन बीइंग्स ऐसे इन्वॉल्व होते हैं ऐसी जर्नीज में जिसमें आपको पता है कि आपका कैरेक्टर बार बार फेल करेगा, मुझे पता नहीं, लेकिन ये दो अलग फॉर्मेट्स हैं बिल्कुल। सो इट्स हार्ड टू पिक बिटवीन देम। मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे फिल्में ही करनी है, मुझे वेब सीरीज ही करनी है, मुझे सब करना है। और मुझे दोनों तरह के फॉर्मेट्स में कहानियां सुनानी है। So I'm hoping that in my career that follows, I will get to do both. And based on the story I'm trying to tell, format choose कर पाऊंगा मैं, as opposed to format है उसकी story बता. I met you very few times, and I met you on Fest too. And I know you as one of the most humble person, humblest and soft spoken person. मैंने कभी Thank गुस्सा you. होते नहीं देखा। तो कभी ऐसा हुआ लाइक सेट पे कभी क्रू या एक्टर्स सीरियस ना हो एंड यू मैनेज अ बिग टीम, तो उनको हैंडल करने के लिए आप क्या करते हैं? मैंने देखा है अक्सर डायरेक्टर ना गुस्सा कर देते हैं, तो आप क्या करते हैं? So देखिए, गुस्सा तो मैं भी कर लेता हूँ, कभी कभी होता है, रेयरली होता है, लेकिन shooting is a high pressure environment at all times, because आप स्पेशली वेब सीरीज फॉर्मेट में, बिकॉज आप 5 6 7 मिनट का कंटेंट एक दिन में शूट करने की कोशिश कर रहे हैं, लगता है कि वो बहुत ज्यादा नहीं होगा, बट अगर सिर्फ आजकल के कैमरास की बात कर लें तो हम हर रोज 4 टेराबाइट ऑफ डेटा शूट करते हैं। ठीक, 4 टेराबाइट के ज्यादातर कंप्यूटर नहीं होते हैं, तो हम उतना रोज शूट करते हैं। और उसमें जब चीजें मिस होना शुरू हों तो ऑब्वियसली टेंशन बढ़ता है, ऑब्वियसली लोग एक दूसरे के पीछे पड़ते हैं, बट हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि अगर लड़ाई हो भी जाए तो उसके बाद पैकअप करके साथ में बैठें और प्यार से बात करें और चिल करें, क्योंकि काम तो हमें साथ में ही करना है। हम सबको ज्यादातर टाइम मैं क्रूज ऐसे ही ढूंढता हूँ जिनको एक्चुअली अपना काम पसंद है, तो हमें यही पसंद है, इसीलिए हम साथ में काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें मजा आता है फिल्में बनाने में, वेब सीरीज बनाने में, कहानियां सुनाने में, राइट। सो मेरा अटेम्प्ट हमेशा रहता है कि बहुत पीसफुल सेट हो हमारा, लेकिन जब कुछ हो भी जाए, लड़ाई हो भी जाए थोड़ी बहुत, तो पैकअप बोलते ही खत्म, पैकअप बोलते ही फिर दोस्ती हो जाए। गुस्सा खाली सेट पे, बाद में ऑल नॉर्मल। हाँ, अगर गलती से आ गया तो गुस्सा वैसे नहीं होना चाहिए प्रेजेंट, बट अगर गलती से हो गया तो भी जैसे ही शूट खत्म हो बराबर। एंड आई नो यू स्टार्टेड विद कैमरा इनिशियली, यस एंड यस। देन आपने इंटरेक्शंस भी स्टार्ट किया, आप एज अ डायरेक्टर आपने काम किया, तो जी, क्या आपको बेहतर लगता है एंड क्या मुश्किल है करना? देखिए, दोनों काम अपनी तरह से मुश्किल हैं। मुझे हमेशा से फोटोग्राफी में इंटरेस्ट था, तो सिनेमाटोग्राफी मुझे बहुत नेचुरली, मैं सिनेमाटोग्राफी की तरफ ग्रेविटेट किया। पर जब मैंने पढ़ाई की फिल्म मेकिंग की, तो मैंने काफी कॉन्शियसली दोनों चीजें पढ़ी और काफी कंफ्यूज था, सिनेमाटोग्राफी से शुरू करूं या डायरेक्शन से शुरू करूं, लेकिन जितना मैंने अपने चारों ओर उस समय डायरेक्शन देखा, मुझे लगा कि हिंदुस्तान में डायरेक्शन में जो जर्नी है वो शायद मेरे लिए नहीं थी, क्योंकि डायरेक्टर हिंदुस्तान में बनते हैं एडीज। एडीज जो काम करते हैं वो पूरा का पूरा प्रोडक्शन का काम होता है। प्रोडक्शन का काम करके आपको प्रोड्यूसर बनना चाहिए। आपकी ट्रेनिंग 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, जितने भी आपको लगे प्रोडक्शन के लिए होगी, लेकिन उसके बाद आप बनेंगे डायरेक्टर। इज द जर्नी जो मुझे दिखाई दी उस समय। हो सकता है वो बहुत बदल गई हो सकता है बहुत डिवेलप हो गई हो सकता है बिल्कुल ही अलग तरह से होती है और मैं गलत हूँ, बट वो जर्नी मुझे दिखाई दी एंड आई डिडंट वांट टू डू दैट। सो मैंने इमीडिएटली पक्का डिसीजन ले लिया कि सिनेमाटोग्राफी से ही शुरू करते हैं, क्योंकि एज अ टेक्नीशियन जर्नी बहुत क्लियर थी। आप असिस्ट करते हैं टेक्नीशियन को, आप वही काम करते हैं जो आप करना चाहते हैं, और आप वहां से सिनेमाटोग्राफी पे जाते हैं फ्रॉम असिस्टिंग ऑन कैमरा।
So I chose that journey. I started cinematography very quickly. मुझे independent काम, fortunately, because all of my bosses initially were wonderful. They gave me any work that they weren't doing. It was brilliant. Sanjay Kapoor, Setu, Raghuraji, a lot of people came into the picture at that point. So once I got cinematography jobs for about 5 साल, I think मैंने cinematography की, cinematographer की तरह काम किया अलग अलग जगह. बंगाल में 1 साल, आंध्रा में 1 साल, बम्बई में अबाउट 2.5 साल. और उसके बाद जो मेरे कॉन्टैक्ट्स बने, जो कनेक्शंस बने, उनसे मैंने डायरेक्शन मांगना शुरू किया. और धीरे धीरे उन्होंने, जब वो चाहते थे कि मैं कुछ छोटा शूट करूं, तो उसे डायरेक्ट भी करना. एंड फ्रॉम देयर केम आयशा, जो मेरी पहली वेब सीरीज थी. आयशा के बाद आई थिंक कई लोग मुझे अब भी एज ए सिनेमाटोग्राफर याद करते हैं. मुझे साल में 6-7 बार अभी फोन आता है कि भाई ये शूट करना है, करोगे. पर वो परसेप्शन काफी हद तक चेंज हो गया आयशा के बाद, और मुझे डायरेक्शन के प्राइमरीली काम मिलने लगे. आयशा, देन इलीगल्स, देन हम तुम, नाउ दिस, एंड होपफुली वेरी सून अनदर शो. वेरी सुन यू या एज यू वर सेइंग, आपने काफी साल काम किया, काफी साल मेहनत करी, फिर आप यहाँ पे आए हैं. जी. आई जस्ट वांट टू आस्क यू, लोग कहते भी इंडस्ट्री काफी ब्रूटल है लोगों के लिए, तो क्या मुश्किल है टू गेट स्टार्टेड और टू गेट गोइंग? देखिए, इंडस्ट्री मुश्किल है, इसमें कोई डाउट नहीं है. इंडस्ट्री में हर तरह के लोग हैं, क्राइसिस तो होता ही है, बट कौन सी इंडस्ट्री में नहीं होता. यहाँ थोड़ा सा वो और भी ज्यादा इसलिए भी हो जाता है मेरे ख्याल से, क्योंकि एक तो आप एक बहुत ही ग्लैमरस इंडस्ट्री में, सो आप जितनी चीजें अपने चारों ओर देख रहे हैं वो बहुत लार्जर देन लाइफ है. और दूसरा क्राइसिस ये होता है कि आप कोई भी हो इस इंडस्ट्री में, आपका पेचेक रेगुलर नहीं है. तो आप इंडिविजुअल काम टू इंडिविजुअल काम जा रहे हैं. वो प्रोसेस अपने आप में बहुत डिफिकल्ट है. ये फ्रीलांसर होना अपने आप में एक डिफिकल्ट प्रोसेस है. अब पूरी दुनिया फील कर रही है पैंडेमिक के बाद से. गिग इकोनॉमी तो काफी हद तक कोलैप्स कर ही गई थी पैंडेमिक में, बट इट्स नॉट एन इजी वर्ल्ड टू सेटल इनटू. अब वो फिर डायरेक्टर्स के लिए अलग होती है प्रोसेस, टेक्नीशियंस के लिए अलग होती है, जो जनरल और टेक्नीशियंस हैं डायरेक्शन के अलावा, और एक्टर्स के लिए अलग होती है, और सबकी प्रोसेस डिफिकल्ट है. बट एट द सेम टाइम, व्हेन यू वांट टू वर्क एंड डू थिंग्स दैट यू लव, इट्स नॉट पर्टिकुलरली इजी. हमारा जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है उसमें बहुत मुश्किल है कि आप जो करना चाहें वो ही आप कर पाए. इसीलिए ज्यादातर लोग डॉक्टर, इंजीनियर बनते हैं, क्योंकि उनके अपने ख्वाब पीछे छूट जाते हैं. इंडस्ट्री में जो लोग आते हैं वो पहला कदम ही मुश्किल उठा चुके हैं कि वो ख्वाबों को ढूंढने आए. सो इट डजंट मेक फॉर एन इजी लाइफ. कुछ लोग, एंड आई फील लाइक आई एम वन ऑफ देम, गेट वेरी लकी एंड गेट टू डू व्हाट दे वांट. बट अगर 10 फिल्में बन रही हैं तो 10 ही डायरेक्टर हैं. बाकी हजारों लोग, not the exact post they want or not the amount of work they want. It is a difficult life. I want to ask you one thing. As your series is women centric, and you the talking on the issue like Section 377, I guess. Yeah. ऐसी कुछ movies और बनी हैं. This is the, I guess, first web series, I don't know, on Section 377. इंडिया में बात करूँ मैं शायद. जी जी. कुछ मूवीज आई थी जैसे आर्टिकल 15, थप्पड़ आई थी, पिंक, छपाक. ये सब जो मूवीज बन रही हैं सोशल इश्यूज काफी बन रही हैं, लेकिन देखा जाए तो कम बन रही है जी. तो हमें वक्त के लिहाज से ऐसी मूवीज, वेब सीरीज चाहिए कि बने, ज्यादा बने. तो इनके कम बनने की वजह क्या है? वी आर सर्विंग टू द ऑडियंस व्हाट दे वांट, बट वी आर नॉट मेकिंग मूवीज ऑन एक्चुअल इश्यूज. एंड व्हाट्स द रीजन? ये देखिए, मेरे ख्याल से इसके 2 रीजन हैं. पहला मेरे ख्याल से क्रिएटिव रीजन है कि जेन्युइनली मसाला लिखना, वाइल मुझे नहीं आता, इट्स नॉट एन आर्ट आई एम फ्लुएंट इन, बट मसाला लिखना इज इजियर एज अ क्राफ्ट, आई फील वेरी पर्सनली, than writing a story with depth. And once you have written a story with depth, ऑडियंस का उसको एक्सेप्ट करना भी एक बहुत बड़ा कदम होता है. सो क्रिएटिव एंड पे भी क्राइसिस होता है कि आप
कितना समय दें कहानी को, कितना उसके अंदर घुसें और कितना उसमें से नुआंस निकालें और किस तरह से उसे बताएं। और उसके बाद ऑडियंस का भी क्राइसिस होता है, क्योंकि आप हम सब इस सिस्टम में रह रहे हैं और हम में से ज्यादातर लोग थके हारे घर पहुंचते हैं। उसके बाद आप चाहते हैं कि कोई थॉट प्रोवोकिंग चीज आप रात में घर पे बैठ के देखें। ये सारी ऑडियंस के लिए नहीं, राइट? कुछ ऑडियंसेस होंगी जो सिर्फ मसाला देखा, खाना खाया और सो जाऊं, मैं अपने दिन को भूल जाऊं, मुझे अब और 5,000 चीजों के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि मैं सुबह 9 से शाम 7-8 बजे तक काम ही कर रहा था। सो दोनों तरफ का प्रॉब्लम होता है इन गेटिंग कंटेंट लाइक दिस आउट। हैविंग सेड दैट, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में बहुत तेजी से एक नया स्पेस बन रहा है इस कंटेंट के लिए, और बहुत बड़ी ऑडियंस धीरे धीरे इन चीजों को देखने लगी। यस, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ बिग 200 crore film, maybe not as many people will watch a Thappad. They Exactly. won't. Like Kabir Singh. But yes, like Kabir Singh, not as many people will watch a Thappad. But the fact कि वो फिल्म बन सकती है, उसकी बात हो सकती है और उसको एक सब्सटैंशियल नंबर ऑफ पीपल ने देखा है, इज वेरी हार्टनिंग। क्योंकि कितनी ही फिल्में हैं जो इससे पहले अच्छी फिल्में बन के भी ना चली, मतलब करोड़ों तो छोड़ी, लाखों लोगों ने देख के छोड़ दिया होगा, राइट? उतने भी नहीं हो पाए होंगे। सो आई थिंक एक स्पेस तो डेफिनेटली डिफरेंट थॉट प्रोवोकिंग कंटेंट के लिए बन रहा है, लेकिन उस स्पेस को बनाने के लिए आपको सोशल चेंज भी उतना ही चाहिए। इंडिपेंडेंटली सिनेमा बेहतर हो जाएगा, ये आई थिंक ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम। हमें अक्रॉस द बोर्ड चेंज की जरूरत होगी। लोग मतलब दो बातें हैं जो लोग कहते हैं। एक कहते हैं कि सिनेमा जो है वो समाज का आईना है। जी। फिर लोग आगे करते हैं कि समाज वो अडॉप्ट करता है जो सिनेमा दिखाता है। दो बातें हैं ये, मतलब आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से सिनेमा को समाज का आईने की तरह बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप वो ही डिलीवर करते रहेंगे, सिनेमा की उम्मीद ये होनी चाहिए मेरे ख्याल से कि वो अपनी ऑडियंस को एक नई कहानी नई तरह से बताए और वो ऑडियंस उसके बारे में सोचे, राइट? इट गोज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू व्हाट आई जस्ट सेड बिफोर दिस। क्योंकि घर आके कोई सोचे, उससे बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन है ऑलरेडी। लेकिन मेरे ख्याल से ऐसी बहुत फिल्में, बहुत वेब सीरीज, कई चीजें पहले भी आई हैं जिसने ऑडियंस को सोचने पे मजबूर भी किया है, और जिसे देख के उन्हें ये भी नहीं लगा है मेरे ख्याल से कि ये बहुत हैवी था, ये अब एक देखेंगे बाकी नहीं देखेंगे, राइट? अगर वेब सीरीज का कॉन्टेक्स्ट है तो एक एपिसोड देख के छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है हिंदुस्तान में। हम बिंज वॉच बहुत करते हैं, राइट? तो अगर आप अच्छा कंटेंट भी बना रहे हैं, अच्छा मीनिंग, थॉट प्रोवोकिंग, वेल थॉट आउट, तो आई थिंक हमारे देश की ऑडियंस उसे एक्सेप्ट करेगी। उसके बाद चेंज हो या नहीं, वेदर सिनेमा कैन कॉज चेंज और नॉट, वो हम डिबेट कर सकते हैं। सिनेमा किस हद तक आईना है समाज का, वो भी हम डिबेट करते रह सकते हैं। बट आई थिंक सिनेमा का एम जरूर होना चाहिए कि वो ऑडियंस को कुछ नई चीजें प्रेजेंट करे, कुछ नए तरीके से, और थॉट प्रोवोक करे, डेवलप करे। जो आपकी जो टाइटल है सीरीज का, दी मैरिड वुमन, जी। तो इससे मुझे एक बात और याद आई, मैंने कहीं पढ़ा भी था किसी आर्टिकल कि शादीशुदा औरत को शादीशुदा दिखना जरूरी क्यों है? मतलब जो मैं कहता हूँ, मतलब दी सिंबल्स ऑफ वुमेन ऑपरेशन, लाइक अ मैरिड वुमन शुड लुक लाइक अ मैरिड वुमन। इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? तो हमारी कहानी में जो कैरेक्टर हैं वो एक्चुअली ऑप्रेस्ड हैं। सो शी लुक्स द वे दैट शी इज इन रियलिटी एज अ कैरेक्टर। वो एक कंजर्वेटिव खानदान से आती हैं, उनकी शादी एक कंजर्वेटिव खानदान में हुई है, उनसे वो सारे एक्सपेक्टेशंस हैं जिनको वो आज तक मीट करती आई हैं। इट इज नाउ in this new world where she's met new people that she starts to discover herself. And when she starts to discover herself, then a lot of those symbols disappear in parts. They come back when the oppression returns, sometimes absolutely immediately, sometimes later. But हम जो कहानी बता रहे हैं उसमें ये किरदार जो रिद्धि डोगरा ने प्ले किया है, ये एक्चुअली
ऑप्रेस्ड है, और वो सारे सिंबल ऑफ ऑपरेशन उस पे फोर्स किए गए हैं। हमारी कहानी की बेसिस ही है। अगर ये बेसिस ना होती तो मैं आपके साथ बिल्कुल अग्री करता कि क्यों हमें वही सिंबोलॉजी आज की डेट में दिखाने की जरूरत है। बट जो हम कहानी बता रहे हैं वो है ही इसी की, कि वो सब कुछ उनके ऊपर फोर्स लेट्स नॉट से, बट उन पे डाला गया है, उनसे एक्सपेक्टेड है, विदाउट सेइंग अ वर्ड। जी एक बात मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे जी मूवीज या सीरीज बनती हैं तो कुछ चंद लोगों का काम नहीं है, ह्यूज टीम बिहाइंड इट, यस बहुत लोग मिलकर काम करते हैं and यस कुछ एक आध की वजह से लोग पूरी सीरीज या मूवी बायकॉट कर देते हैं कि बायकॉट दिस थिंग, आई डोंट नो दे आर डिसाइडेड बीइंग डम। तो कितने लोगों की मेहनत है इसके पीछे, कितने लोगों ने काम किया है सीरीज को बनाने में? देखिए, हमारी जो वेब सीरीज है उसमें हमारे प्लेटफॉर्म से कई लोग इन्वॉल्व हैं, उसके बाद हमारे राइटर्स इन्वॉल्व हैं, उसके बाद डायलॉग्स के लिए अपर्णा नादिक जी इन्वॉल्व हैं, उसके बाद मैं और मेरी पूरी टीम और हमारा पूरा क्रू जो सेट पे गया, जो ऑलमोस्ट 120 लोगों का था कई दिनों पर, वो इन्वॉल्व है। उसके अलावा कुछ आई थिंक 1000 जूनियर आर्टिस्ट ने तो हमारी सीरीज को छुआ ही होगा अलग अलग दिनों में, 40 दिनों में, वो इन्वॉल्व हैं। हमारे क्रू में लाइट बॉय से लेके स्पॉट दादा से लेकर हर तरह के आर्ट डिपार्टमेंट के लोगों से लेकर कॉस्ट्यूम टीम सब इन्वॉल्व हैं। तो आप मतलब ये हजारों में तो लोग इन्वॉल्व हैं ही, आप किसी भी तरह देखिए। जब सीरीज खत्म हो जाती है तो एडिटर और उनकी पूरी टीम इन्वॉल्व होते हैं, पोस्ट प्रोडक्शन की बाकी हेड्स की टीम्स इन्वॉल्व होते हैं, मार्केटिंग की टीम इन्वॉल्व होती है, जो ट्रेलर काटती हैं वो टीम्स इन्वॉल्व होती हैं। तो द नंबर इज एंडलेस। मतलब मैं अगर तुक्का मारूं दूर दूर से तो शायद 2 से 2,500 लोग किसी ना किसी तरह दूर दूर से इससे इन्वॉल्व रहे होंगे इसे बनाने में। अच्छा, कोई आप अगर कोई ऐसी बात शेयर करना चाहें, मतलब ऑन सेट या प्रोडक्शन में कोई ऐसी बात, कोई यादगार, कोई फनी मोमेंट हो। मैं बहुत देखता हूँ बीटीएस वीडियोस, तो मेरे को काफी अच्छा लगता है, कोई बात है आप शेयर करना चाहें? सो यार देखो, एक तो हमारे साथ नादिरा जी और राहुल बब्बर थे, हाँ। राहुल वोरा थे। उन दोनों के लिए हमने कुछ डायलॉग लिखे थे, और क्योंकि हमें पता था वो हैं तो हम कुछ चीजें इम्प्रोवाइज करना चाहते थे। तो उनकी इक्वेशन दोनों की बहुत कमाल के निकल के आई हमारे सेट पे। वो हमें लगातार हंसाते ही रहते थे। वो बिल्कुल जैसे बच्चे लड़ते हैं एक्सेप्ट 60 साल की उम्र में, वैसे लड़ा करते थे हर चीज पे। तो वो एक बहुत ही मतलब हमेशा याद रहेगा उनका इंटरेक्शन। और आप जब वेब सीरीज देखेंगे तो होपफुली आपको भी उसकी एक झलक दिखाई देगी। उसके अलावा क्योंकि हम ऑलमोस्ट 300 मिनट 44-43 दिन में शूट, तो बहुत इंटेंस शूट थी हमारी। हम रोज रोज काफी लंबा लंबा शूट करते थे। तो उसके बीच में हमारे शो के 10वें एपिसोड के आखिरी सीन को हम शूट कर रहे थे, जो बहुत इंटेंस है दोनों एक्टर्स के लिए। और उसमें आई थिंक 2 में से 1 एक्टर तो ब्रेक डाउन भी किए थे कुछ देर के लिए, कि मैं इतनी थक गई हूँ कि मुझे घर जाना है, अब ये नहीं कर सकते हैं। और उसके बावजूद फिर उन दोनों ने उठ के परफॉर्म किया, और वो सीन इतना पावरफुल निकल के आया है कि हम लोग क्वाइट लिटरली, ये मेरी फेवरेट कहानी सबको बताने की, हम लोग कमरे से निकल के भाग के बाहर खड़े हो गए थे 15 मिनट वो सीन देखने के बाद। और उसके बाद जो 3-4 लोग कमरे में थे उन्होंने धीरे 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 एक दूसरे से बात करना शुरू की। सीन पे इतना भारी इम्पैक्ट कैसे हुआ सब पे। तो आई थिंक ये 2 चीजें तो मुझे हमेशा याद रहेंगी इस वेब सीरीज की। बाकी बहुत यादें हैं ऑफ कोर्स। पूरी वेब सीरीज बनाने में हमें बहुत मजा आया, हर डिस्कशन में बहुत मजा आया। मेरे एक्टर्स बहुत डीपली इस कहानी को समझे। मोनिका और रिद्धि तो कमाल के हैं ही, पर सुहास और इमाद ने भी बहुत कमाल के काम किए हैं। और सुहास एक बहुत ही कंजर्वेटिव आदमी प्ले कर रहे हैं, जबकि वो बहुत ही प्रोग्रेसिव आदमी है। तो कमाल के कॉन्वर्सेशन होते थे। तो बहुत चीजें याद रहेंगी इस वाली से। दिस अमेजिंग, मैं सब जानने वाला हूँ आराम से जब भी मिलूंगा। मैं आस्क जी यू, यानी आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मतलब दिस इज जी फॉर एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स। मतलब जब पहले मुझे गाने का काफी शौक था, मतलब मैं गा नहीं पाता था, आवाज भारी है, तो मुझे सिंगर्स एडवाइस करते थे कि सुबह उठ के नमक के पानी से गागल करो, दालचीनी की पत्ती दबाओ, सारे गमा गाओ। कुछ नहीं कर पाया, फिर आवाज अच्छी नहीं हुई, स्टिल सेम। तो ऐसी कोई टिप अगर आप एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स को देना चाहें, या क्या खासियत होनी चाहिए फिल्म मेकर्स में?
हाँ देखिए, फिल्म मेकिंग के दो पार्ट्स हैं जो मुझे लगता है बहुत एसेंशियल होते हैं। एक आपके पर्सनल एक्सपीरियंस, आप क्या बनाते हैं और कैसे बनाते हैं, उसमें बहुत जरूरी होते हैं, तो उसे कभी छोड़ के आगे नहीं बढ़ना चाहिए, उसको हमेशा साथ लेके चलना जरूरी है, बिकॉज दैट विल डिफाइन एवरीथिंग यू डू एंड हाउ यू डू इट। और दूसरा आई थिंक जो बहुत ऑफन लैकिंग भी होता है इज एजुकेटिंग योर सेल्फ इन सिनेमा। इसका ये मतलब नहीं है कि आप फिल्म स्कूल जाएं, आप यूट्यूब खोलें, आप फिल्में देखें, आप बार बार उन्हें देखें। कोई फिल्म सब बोलते हो कि बहुत ही कमाल की है पर आपको समझ नहीं आ रही है, तो आप 10 बार देखें, समझें कि उसमें है क्या जो अच्छा है। ऑर्सन वेल्स की टच ऑफ इविल है, हो सकता है बहुत लोगों को आज की डेट में स्लो लगे, लेकिन उसे बार 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 अगर देखेंगे तो आपको सबको दिखेगा कि वो कितनी कमाल की फिल्म है। जिस अपने स्किल्स को और जितना अपने आप को एजुकेट कर सकें, आपको एनहांस वो करना है। वंस यू नो दोज थिंग्स, आप ज्यादातर जो चीजें करेंगी वो अच्छी ही निकलेंगी, और सो आई होप। शुक्रिया बहुत बहुत, मैंने बहुत वक्त लिया है आपका। थैंक यू फॉर हैविंग मी। I'm really sorry and नो 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 नो, थैंक यू फॉर हैविंग मी। दुआ करूंगा आप कामयाब हों, ऐसी लाते रहें सीरीज, बात होती रहेगी आपसे। थैंक यू, आई होप सो टू। Yeah. See you soon.